हाय दोस्तों, ये मेरा 4th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ फोर्स होता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। अब दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स कोई से भी हो सकते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, और दोनों नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब क्योंकि जो कूलम्ब फोर्स है, फोर्स जो चार्ज के बीच में होता है, वो अगर सेम चार्जेस होते हैं तो फोर्स लग रहा होता है रिपल्शन का, मतलब दोनों एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं, मतलब दो सेम चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, और दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा कूलम्ब फोर्स क्या कहता है? हमारा कूलम्ब फोर्स कहता है कि जो फोर्स होता है बिटवीन द टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस F is directly proportional to, force between the two charges is directly proportional to the product of the two charges, the product of the two charges. Suppose this is Q1, this is Q2, so F is directly proportional to product of the two charges, and force is inversely proportional to, and force is inversely proportional to the square of the distance between the two charges. It means अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम लिखें तो force is proportional to Q1, Q2 and 1 upon R square के। अब इस पूरी क्वांटिटी को हम एक साथ या कंबाइंडली लिखने के लिए, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए या इक्वल टू लगाने के लिए हम क्या करते हैं? कूलम्ब कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जिसको हमने नाम दिया कूलम्ब कांस्टेंट। आप कोई सा भी कांस्टेंट नाम दे सकते हो, आपकी बुक में के दे रखा है, हम इसको स्मॉल सी भी ले सकते हैं, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में के दे रखा है एनसीईआरटी में, तो हम इसको कूलम्ब कांस्टेंट कैपिटल के से मेंशन करेंगे। तो इसको कांस्टेंट को F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला बनता है चार्ज बिटवीन द टू पार्टिकल्स। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हियर K is the Coulomb constant, Q1 and Q2 is the charges on the charge particle, and small r is the distance between the two charge particles. तो अब यहाँ पर कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? K इज इक्वल टू होता है मेरे पास यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो E जैसा साइन दिख रहा है आपको, ये E का साइन बनाना भी एक इंपॉर्टेंट है। ये E बनता है C के बीच में एक डंडा आप खींच देंगे, और नॉट यहाँ पर एयर या वैक्यूम को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बनता है साइन एप्सिलॉन नॉट का। ये क्या होता है? ये होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मतलब ये दोनों चार्ज पार्टिकल जिस मीडियम में रखे हुए हैं उस मीडियम की परमिटिविटी क्या है। अभी परमिटिविटी क्या होती है इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, अभी केवल हम कूलम्ब फोर्स पर ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर इस K की जो वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें ज्यादा आसानी से याद रखनी चाहिए, और यही हमें यूज करनी है। कोशिश करना है हर न्यूमेरिकल में आपको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में आप इसको कम से कम ला सको। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपके पास में 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू क्या हुई आपकी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, इस कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? इस कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? ये कई बार पूछ लेते हैं। कूलम्ब कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास में? न्यूटन। तो इसकी यूनिट क्या होगी कूलम्ब कांस्टेंट की? इसकी यूनिट होगी हमारे पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लें। कूलम्ब कांस्टेंट की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, फोर्स जहां पर फोर्स आ गया वहां पर फोर्स की यूनिट तो न्यूटन आ ही गई। तो दोस्तों ये होती है हमारी
कूलाम चार्ज है। अब बात आती है कि ये चार्ज एक्ट कैसे करता है। ये चार्ज एक्ट कैसे करता है कि अगर इस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है 2 पर, इस पर फोर्स लग रहा है 2 पर, किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, फोर्स ऑन 2/1। तो अब ये किस लाइन में एक्ट कर रहा होगा, बिल्कुल सीधी फोर्स की लाइन में। मतलब ये इसको फोर्स लगा रहा था, इसको किधर की तरफ धकेल देगा, ये एग्जैक्टली सीधा इस तरफ। मतलब फोर्स जो अप्लाई होता है वो फोर्स की लाइन में ही पार्टिकल को लेके चलता चला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कूलाम फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो कूलाम फोर्स के वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है मीन्स इसके दूसरे अपोजिट साइड में भी वेक्टर की कोई ना कोई तो चीजें अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। यहाँ तो फोर्स खुद में एक वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर नहीं होता, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज दोनों Q1 और Q2 दोनों स्केलर क्वांटिटी है। तो बची एक डिस्टेंस, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इसको वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लिखने के लिए अगर मेरे को लिखना है तो मैं कैसे शो करूंगा, F फोर्स ऑन 1/2 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इज R कैप 12। ये लगा दिया मैंने यहां पर एक यूनिट वेक्टर। इससे मैंने इसमें एक डायरेक्शन भी शो कर दी। सेम फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप। तो यहां पर भी मैंने क्या लगा दिया, यूनिट वेक्टर। तो मेरे पास में दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। मैंने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इसको मेंशन कर दिया है। लेकिन अब मेरे को उसको कंप्लीट वेक्टर की फॉर्म में शो करना है। तो कंप्लीट वेक्टर की फॉर्म में शो करने के लिए मैं इक्वेशन 2 से लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, अब हमें कुछ चीजें वेक्टर में जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ी थी तो हमें पता है, सिंस R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर, सेम एज R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं लेकिन साइन अलग हो जाता है। सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं अगर हम इनको लिखें यहां पर। तो इसके अलावा नाउ वी नो दैट, और हमें क्या पता है, हमें ये पता है R12 वेक्टर, इस एक वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें छिपी हुई है। फर्स्ट मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड में कैसे लिखेंगे, R12 वेक्टर, एंड इट्स डायरेक्शन R12 कैप। इसी क्वांटिटी R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में प्लेस करता हूं। तो फोर्स ऑन 1/2 चार्ज इज K Q1 Q2 upon this is magnitude of R12 vector square and R12 यहां से रिप्लेस करूंगा इक्वेशन 3 से। तो यहां पर मैं लिखूंगा R12 वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म and upon this magnitude of R12 वेक्टर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मेरे पास में क्या बनेगा, F फोर्स ऑन 1/2 इज K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब, दिस इज मैग्नीट्यूड, एंड R12 vector. This is the complete
vector form of the Coulomb law. This is the complete vector form of Coulomb law. Similarly, मैं अगर सेकेंड इक्वेशन को लिखना चाहूं F21 वेक्टर को, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का Q R21 कैट. दिस इज द complete vector form. ओके, नाउ अब हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कुलाम लॉ को कैसे लिखेंगे. पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कुलाम लॉ को कैसे लिखेंगे. अब हम देखेंगे कुलाम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर फॉर्म. आपके सामने डायग्राम बना हुआ है एक वेक्टर का कि एक पॉइंट है ए और बी, दोनों पर हमने एक चार्ज रख रखा है Q1 और Q2, दोनों पर हमारे पास में चार्ज है. जो ए पॉइंट की या Q1 चार्ज की जो पोजीशन है वो है R1 वेक्टर, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है. और बी पॉइंट या Q2 चार्ज की जो पोजीशन है वो है O पॉइंट से R2 वेक्टर. दोनों के आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं. अब फोर्स लग रहा है, अगर हम कैलकुलेट करना है सेकंड पर फोर्स ऑन 2 बाय 1, तो वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 2 बाय 1. और अगर पहले पर फोर्स लग रहा है, ए पॉइंट पर फोर्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है फोर्स ऑन 1 बाई 2. फोर्स ऑन 1 बाई 2 वो लग रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. अब हमको इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में निकालना है. अब पोजीशन वेक्टर को समझते हैं. हमने 11th क्लास में ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ा था. ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, ठीक है. जस्ट यहां पर इसको लिखते हो, दिस इज R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर, और ये इसको क्लोज करने वाली लाइन. अब मैं इसको यहां पे क्लोज कर देता हूं. तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ओ पॉइंट. तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, R1 2 वेक्टर. मीन्स पहले पॉइंट की डिस्टेंस सेकेंड पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस सेकेंड पॉइंट से. तो अब इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जब हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि दो जो कंसेक्यूटिव लाइंस हैं जो बैक टू बैक जा रही हैं, उन दोनों का एडिशन इक्वल टू होता है उस ट्रायंगल को क्लोज करने वाली लाइन के बराबर के. मींस यहां पर देखें R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर. इट मींस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. तो ये हुआ पोजीशन फॉर्म में. R12 वेक्टर क्या होगा, R12 वेक्टर होगा R1 वेक्टर माइनस R12 वेक्टर, ठीक है. तो अब हमारे पास में जो हमने वेक्टर फॉर्म में कुलाम लॉ निकाला था, वो क्या निकाला था हमने, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 इसका Q अपॉन R12 वेक्टर. ये था हमारा वेक्टर फॉर्म है. अब हम इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे. R12 वेक्टर को हमने कैसे लिखा, R12 वेक्टर को R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब मॉडुलस का, और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. तो ये हुआ इसका पोजीशन वेक्टर फॉर्म. नाउ दूसरा क्या था हमारे पास, इसी तरीके से सिमिलरली F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब
R21 वेक्टर। इसको तो इसको अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं k q1 q2 अपॉन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब और r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये था इसकी पोजीशन फॉर्म में। इस चीज का ध्यान रखना कि आपसे किस फॉर्म में पूछा गया, वेक्टर फॉर्म में पूछा गया या पोजीशन वेक्टर फॉर्म में पूछा गया। आंसर में यही दिक्कत आ जाती है लिखने में कि हमसे पूछा क्या जाता है और हम लिख क्या देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परमिटिविटी क्या होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोट्स के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।